Hello, good evening, students. Myself, Sagrika Aluwali at this side, and I am the maths educator in the Bansal Academy. As you know कि हम एच पी पी जी टी जो अभी रिसेंटली 2024 एग्ज़ाम हुआ है पी जी टी लेवल का उसको हम डिस्कस कर रहे हैं. तो in the last video we have already discussed 25 questions, and in this video we will discuss further questions. So without wasting time, let us start with the questions now. Just a minute, everybody. आपको पता होगा कि इन द लास्ट वीडियो आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि देयर वर 3 क्वेश्चंस ऑफ द जी के, राइट? एंड इट वाज 8th, 9th and 10th. Yes, 8th, 9, not 8th, 9th, 10th and 9th and 10th. So that's why our numbering and the numbering of the exam is different. I will definitely guide you कि which question is in on your paper and which question we are discussing in the PPT. All right, just a minute. I just need a minute. So yes, here is the PPT of our exam. Wait. We have already discussed these questions in the class. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. होमोजीनियस वाला क्वेश्चन भी डिस्कस हो गया ये भी. एंड Sturm Lively is still there. Yes, in the last video we have discussed this question, that is homogeneous and non-homogeneous, and I would like to inform you
that it is the 25th question of your exam. So it is the 25th question. Twenty-fifth question of your exam, and it is the 26th one. Just a minute, everybody. ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन, यस। क्या पूछा है 26 क्वेश्चन में मेरे पास कि कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये दो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई हैं। व्हाट इज द विद द बाउंड्री कंडीशन y ऑफ 0 इक्वल टू 0 एंड y डैश 1 इक्वल टू 0, देन a इज द स्टर्म लाइवली प्रॉब्लम, b इज द स्टर्म लाइवली प्रॉब्लम। स्टर्म लाइवली प्रॉब्लम हमने बतानी है कि कौन सी है कौन सी नहीं। वी नो व्हाट इज द कंडीशन टू चेक कि विच प्रॉब्लम इज द स्टर्म लाइवली प्रॉब्लम। सी एक्चुअल में क्या होता है, इट इज़ द 2 डिग्री टू ऑर्डर की हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। पी नॉट एक्स वाई डबल डैश प्लस पी वन एक्स वाई डैश प्लस पी टू एक्स वाई इक्वल टू 0। कंडीशन क्या रहती है कि पी नॉट एक्स का डेरिवेटिव इक्वल टू पी वन एक्स के बराबर आना चाहिए। दिस इज़ द कंडीशन टू चेक स्टर्म लाइवली प्रॉब्लम कि जो पहले वाला वाई डबल डैश का कोफिशेंट है एक्स एज ए कोफिशेंट, तो फंक्शन ऑफ एक्स है जो, उसका डेरिवेटिव p1 होना चाहिए, दैट इज़ y डैश के साथ वाला जो फंक्शन ऑफ x है। तो यहाँ पे आप चेक करिए, अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो मेरा p नॉट क्या बन रहा है, x बन रहा है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँ, p नॉट का डेरिवेटिव करूँ, दैट इज़ 1, येस इट इज़ इक्वल टू द p1 आ रहा है। तो येस इट इज़ द स्टर्म लाइवली प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखिए, e रेज टू पावर x, पी नॉट की वैल्यू क्या है मेरे पास, ई रेज टू पावर एक्स। अगेन पी नॉट का डेरिवेटिव कीजिए, ई रेज टू पावर एक्स विच इज़ अगेन पी वन, विच इज़ अगेन पी वन। तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, सो इट इज़ ऑल्सो अ स्टर्म लाइवली प्रॉब्लम। वट इज़ ए ऑप्शन इज सेइंग ए इज़ द स्टर्म लाइवली प्रॉब्लम, बी इज़ द स्टर्म लाइवली प्रॉब्लम, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन इज ए इज़ स्टर्म, बी इज़ नॉट, ए इज़ नॉट, बी इज़, ए इज़ नॉट, बी इज़ नॉट। तो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। वट इज़ द करेक्ट ऑप्शन हियर? A option is our correct option. So A option is the correct option of this question. All right. So A option is the right option, and it is the 26th question of our exam. Next question is 27th question. Yes. Let V be a vector space over the field. एक B में क्या दिया हुआ है, A1 अप टू AN से बी अ फाइनाइटली नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ V। सिर्फ ये दिया है कि ये V का क्या है, एक तरह से सबसेट है। लेट B ये क्या है, जनरेट्स B डिनोट्स द स्पैन ऑफ B। इसमें सारे लीनियर कम्बिनेशन आ जाएंगे इस एलिमेंट्स के। देन विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट वैलिड। नॉट वैलिड हमें पूछा है। हमें क्या कहा है कि एक स्पेस है जो B से जनरेट हो रही है और B में A1 से लेके AN तक के एलिमेंट्स हैं। नॉट वैलिड हमने बताना है। जो B में जनरेट किया, जो ये है B से जनरेट होने वाला जो हमारे पास सेट है, इज द सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ B। बिल्कुल ठीक, इसमें सारे B में लीनियर कॉम्बिनेशन है, इट इज़ द डेफिनेशन। डेफिनेशन है कि जो B से जनरेट होता है उसमें इन सब एलिमेंट्स का क्या आता है, लीनियर कॉम्बिनेशन आता है। नेक्स्ट आ गया, जो B से जनरेट होगा क्या वो एक सब स्पेस ऑफ V होगा कि नहीं होगा? येस इट इज़ द सब स्पेस। हाउ इट इज़ पॉसिबल? क्योंकि यहाँ पे क्या आता है, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन आते हैं। इनके लीनियर कॉम्बिनेशंस आते हैं सारे, बिलोंग्स टू द फील्ड इन द, जब हम B जनरेट करते हैं। अगर मैं सारे स्केलर्स को ज़ीरो रख दूँ तो इसमें ज़ीरो भी आ जाएगा, और अगर इसमें सारे लीनियर कॉम्बिनेशंस उठाऊँ मैं और किसी भी दो लीनियर कॉम्बिनेशंस को ऐड करूँ तो वो इसी में ही बैठा होगा। क्यों?
क्योंकि अल्फा ही तो कुछ भी हो सकता है फील्ड में से। तो क्या ये सब स्पेस ऑफ वी बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा। इफ अ सब स्पेस डब्ल्यू कंटेन्स बी, अगर एक सब स्पेस डब्ल्यू जो है वो बी को कंटेन कर रही है, बी को मतलब सिर्फ दीज एलिमेंट्स को कंटेन कर रही है और वो इटसेल्फ सब स्पेस है, तो क्या ये उसके डब्ल्यू के अंदर जाएगा? बिल्कुल जाएगा। यस एवरीबडी, बिल्कुल जाएगा। नाउ इट इज द 27th क्वेश्चन, राइट? यस एवरीबडी। तो अगर ये सारे एलिमेंट, इसने क्या कहा कि ये जो सारे एलिमेंट हैं सी ऑप्शन में, अगर वो डब्ल्यू के अंदर चले गए और डब्ल्यू इटसेल्फ सब स्पेस है, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन तो डब्ल्यू में बैठा ही होगा। और क्योंकि ये सारे डब्ल्यू में बैठा है तो इट मे पॉसिबल कि डब्ल्यू इससे बड़ा हो, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अब क्या हुआ, बी से जनरेट होने वाली इज द लार्जेस्ट सब स्पेस ऑफ वी कंटेन्स दैट बी। बिल्कुल गलत, इट इज द स्मॉलेस्ट होती है, स्मॉलेस्ट सब स्पेस होती है। इससे बड़ी स्पेस भी हो सकती हैं। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल बताने वाली हूँ कि हाउ इट इज़ पॉसिबल। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसके लिए एक एग्जांपल करते हैं। ठीक है जी, जैसे कि मान लीजिए कि जो बी है उसके अंदर मैंने 4 रख लिया, 4 रख लिया, और मैं वेक्टर स्पेस पता है किसकी बात कर रही हूँ? जेड अंडर एडिशन की बात कर रही हूँ, एंड डॉट। ठीक है, अब 4 से जनरेट होने वाला कौन सा सब स्पेस है जेड का? इट इज़ द 4z, 4z। तो बी से जनरेट होने वाला कौन है? 4z है जनरेट होने वाला बी से। अब इसने क्या कहा, क्या ये सबसे बड़ी स्पेस है बी? नहीं, ध्यान से देखो, पूरा का पूरा 4z 2z के अंदर बैठा है। इससे बड़ी सब स्पेस कौन सी बैठी है? 2z। इसमें तो सिर्फ 4 के मल्टीपल है, इसमें 2 के मल्टीपल है। तो क्या ये लार्जेस्ट दिख रही है आपको 4z? नहीं, इट इज़ not the largest one. That's why it is the incorrect option. D option is the incorrect option. D option is the incorrect option. So D is the right answer, and 27th question it is. Yes, next question is, consider the vector space R2. First of all, it is the 28th question of your exam. Yes, consider the vector space R2. अल्फ़ा 1 ये है, अल्फ़ा 2 ये है, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 4, अल्फ़ा 5 हमें गिवन है, विच इज़ नॉट ट्रू। क्या बताना है? नॉट ट्रू। पहला ऑप्शन क्या है? अल्फ़ा 1 एंड अल्फ़ा 2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अल्फ़ा 1 एंड 2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे अल्फ़ा ए ऑप्शन में अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 पूछा है, दोनों दो दो हैं, मतलब 2 2 हैं। इसकी एक मैट्रिक्स बन जाएगी 1 2 2 1 की मैट्रिक्स बन पा रही थी तो मैंने बनाई। अब मैं इसका अगर डिटर्मिनेंट चेक करूँ तो नॉन ज़ीरो आ रहा है, 1 -4 दैट इज़ -3 नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। तो येस इट इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट, इट इज़ ट्रू। नेक्स्ट आ गया बी ऑप्शन, अल्फ़ा 1 2 3 आर लीनियरली डिपेंडेंट। अल्फ़ा 1 2 एंड 3 ये तीनों के बारे में पूछा कि इट इज़ लीनियरली डिपेंडेंट। एक बार इसका बनाना 1 2 2 1 1 1। अगर मैं देखूं डिपेंड के लिए, अगर ये इससे कम वाले में रो वाले ऑपरेशंस लगा के रो एक्लोन फॉर्म में अगर चेंज करके एक अगर ज़ीरो बन रही है, मतलब फिर वो अदर पे डिपेंड कर जाएगी। ट्राई करते हैं बनाने की, चलो लेट अस स्टार्ट। इस पे ऑपरेशन लगाओ रो 2 पे 1 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दो 0, 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस किया 3, 1 में से 1 गया 0, इस पर भी अप्लाई कर दो, इसमें से ये गया -1। अब इन दोनों के ऊपर आप रो ऑपरेशन लगाइए, इसको आप ऐसे करो, इसके ऊपर ऑपरेशन लगा दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, तो इट विल बी 0 0 एंड -1। देखिए 3 वैक्टर थे, 3 में से एक वैक्टर पूरा 0 बन गया है, मतलब कि ये बाकी 2 वैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा था तभी 0 बन रहा है। तो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 3 आर लीनियरली डिपेंडेंट, बिल्कुल ट्रू ऑप्शन है कि डिपेंडेंट है। अल्फ़ा 4 एंड अल्फ़ा 5, अल्फ़ा 4 एंड 5 देखना एक बार, एक तो पूरा 0 वैक्टर ही आ गया, दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट? नहीं, जिसके अंदर एक 0 वैक्टर आ जाता है वो हमेशा डिपेंडेंट होता है। तो इट इज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन, इट इज़ द
इनकरेक्ट ऑप्शन। अल्फा 4 एंड 5 लास्ट भी देख ही लेते हैं। अल्फा 4 एंड 5 आर लीनियरली डिपेंडेंट, बिल्कुल ठीक है, ट्रू ऑप्शन है। तो इन द 28th क्वेश्चन विच ऑप्शन इज करेक्ट? सी ऑप्शन इज करेक्ट। So C option is the right answer of this question. Next question is W1, W2 are two finitely generated subspaces हैं। W1, W2 subspaces है। Then which of following is not true again पूछा है। W1, W2 is finitely generated, yes, true है। जब W1 अकेला finitely generated है और W2 अकेला तो प्लस भी होगा। अब वो प्लस के केस में दिस इज द फेमस रिजल्ट कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल्स टू W1 की डायमेंशन W2 की माइनस इंटरसेक्शन। इट इज़ द ट्रू। और यहाँ पे ये पार्ट मिसिंग है, ध्यान से देखिए तो इट इज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन। लास्ट देयर एग्जिस्ट अ सबस्पेस W3 ऑफ W2 सच दैट कि W2 इज इक्वल्स टू W1 इंटरसेक्शन W2 प्लस W3। इसको अगर हम टू मतलब चेक करेंगे, कोई हम W3 स्पेस ढूंढेंगे W2 की कि ये होल्ड कर जाए, इट विल बी ऑल्सो ट्रू। हम इसको बड़े आराम से देख सकते हैं। अगर हम लाइकली देखें, हमने फाइनाइटली जनरेटेड सबस्पेस देखनी है। फाइनाइटली जनरेटेड का मतलब क्या होता है? जिनको जनरेट जिसके बेसिस में हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, ठीक है। जैसे आप ले लो सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स ले लो ऑफ डिग्री n, ऑलराइट। तो आप इसमें से एक W1 स्पेस बना लो P1x, मतलब एक डिग्री वाली पोलिनोमियल। तो इसको कौन जनरेट करता है? 1, x। अब आप W3 ले लो, W2 ले लो, दैट इज P3x जस्ट सपोज। सो इट इज द स्पेस जनरेटेड बाय 1x, x स्क्वायर, इट इज ऑफ डिग्री 1। इसमें 3 डिग्री की पोलिनोमियल सारी आ जाएगी। अब हमें देखना है कि क्या हमें कोई W2 मिल जाए कि W1 और W2 का इंटरसेक्शन करें प्लस W3 करें तो W2 ही बन जाए। ओके, तो सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करते हैं W1 इंटरसेक्शन W2। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट पॉलिनोमियल और 1 डिग्री की पॉलिनोमियल है, यहाँ कांस्टेंट 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री की पॉलिनोमियल है। तो दोनों में कॉमन क्या आ गया मेरे पास? वो सारी पॉलिनोमियल जो कांस्टेंट हो या फिर 1 डिग्री की हो। अब क्या मुझे W3 कोई ऐसी मिल जाएगी कि वो W2 बन जाए हमारे पास? यस, W3 बन जाएगी। W3 आप और W3 सब स्पेस होनी चाहिए W2 की। तो ऐसे करो ना, इसमें सारी कांस्टेंट पॉलिनोमियल ले लो। अगर कांस्टेंट हमने नहीं भी लेनी, यस, कांस्टेंट पॉलिनोमियल ले लो, एक्स स्क्वायर वाली ले लो, एक्स क्यूब वाली ले लो सिर्फ, तो इट इज सबसेट ऑफ W2 और नॉट, ये हमने चेक करना है। देखिए इसमें ये आया W2 का, इसको सबसेट बनाने के लिए, इसका सबसेट बनाने के लिए तो जो ये सारी हैं वो इसके अंदर होनी चाहिए, बिल्कुल ये होंगी, है ना। और इसके अंदर ज़ीरो भी होगा, चेक कर लो, क्योंकि जब आप इसके कॉम्बिनेशंस बनाएंगे तो ज़ीरो भी वहाँ पे रहेगा। तो ऐसा मिल ही जाएगा हमें, ठीक है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन जो है वो क्लियरली मेरी बी ऑप्शन है, क्योंकि वहाँ पे ये वाला पार्ट जो था मिसिंग था। सो बी इज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन। So B option is the incorrect option and the right answer. It is the, yes everybody, 29th question of the exam. Next question is 29th के बाद 30th question हमारे पास आ गया। For any n cross n matrix A over the field F, which of following statement are equivalent? Find the statement which is not equivalent. ठीक है, 3 उसने क्या कहा है? 3 ऑफ द बिलो स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट, 3 इक्विवेलेंट है, एक नहीं है, उसको ही ढूंढना है। देखिए अगर n क्रॉस n की मैट्रिक्स है और उसका रैंक अगर n है, अगर हमें पता रैंक n है तो मतलब उसमें से n क्रॉस n की मैट्रिक्स और उसका रैंक भी बन रहा है n। तो इसका क्या मतलब है कि कोई भी रो ज़ीरो नहीं बन रही, कोई भी रो ज़ीरो नहीं बन रही, तो A जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये इक्विवेलेंट हो गई। और सोल्यूशन स्पेस ऑफ द सोल्यूशन होमोजीनियस Ax इक्वल टू ज़ीरो क्या होगा? अगर Ax इक्वल टू ज़ीरो है और रैंक ऑफ A कितना है? n है, दैट मीन्स A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो,
ए इनवर्स ए एक्स इक्वल टू ज़ीरो, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई आगे करना था, सॉरी, ज़ीरो ज़ीरो, तो ये आई एक्स हो गया ज़ीरो, एक्स की वैल्यू ज़ीरो, दैट इज़ हमारे पास जो सोल्यूशन स्पेस आ गया वो ट्रिवियल सोल्यूशन आ गया, ज़ीरो स्पेस आ गया, इट इज़ ऑल्सो ट्रू। तो सिर्फ ये गलत है, ए इज़ सिंगुलर। कैसे सिंगुलर हो जाएगा अगर रैंक एन है? नहीं हो सकता। सो इनकरेक्ट ऑप्शन इज़ द बी ऑप्शन, नॉट इक्विवेलेंट वाली बी ऑप्शन, एंड इट इज़ द 30th क्वेश्चन ऑफ योर एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31st क्वेश्चन ऑफ योर एग्जाम। आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिसेस, आइगन वैल्यू बतानी है, दैट इज़ वेरी इजी। आइगन वैल्यू ही बतानी है यहाँ पे, और हमने क्लास में बार बार ये क्वेश्चन किया था। देखिए पहले तो देखो कि सिंपल सी बात है, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस कितना हुआ मेरे पास, 8 लैम्डा प्लस 8 प्लस 1 9 इक्वल टू ज़ीरो। तो लैम्डा मेरे पास अगर मैं निकालूँ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दी, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2। 28 इट इज़ कमिंग, 5 3 8। ओ ओहो, एक मिनट, डिटर्मिनेंट हमने गलत लिख दिया, जस्ट अ मिनट एवरीबॉडी, देयर इज अ लिटिल मिस्टेक। यस, डिटर्मिनेंट 5 3 इज 15 प्लस 1 इक्वल टू ज़ीरो, प्लस 1 दैट इज 16 आ गया। क्लियरली इट इज़ द फॉर्मूला आइडेंटिटी लग रही है, लैम्डा माइनस 4 स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो, तो 4 और 4 इसकी आइगन वैल्यूज आ गई। सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, it is the 32th question of your exam. The eigenvalue lambda corresponding to the eigenvector for which are, हमने पहले तो आइगन वैल्यू देखनी है कौन कौन सी है, फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैक्टर भी देखना है। देखिए सिंपल सी बात है, पहले तो आप ये देखिए 2 + 3 का ऐड करके कितना बन रहा है, ट्रेस 5 बन रहा है, मतलब मुझे ऐसी आइगन वैल्यू देखनी है जिनका ऐड करके 5 बन रहा है। यहाँ पे 1 और 4 है, राइट 5 बन रहा है, 1 और 4 है, राइट 5 बन रहा है, यहाँ पे 2 और 3 है, राइट 5 बन रहा है, और -2 -1 -3, सो इट इज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, तो यही शॉर्टकट हमने जो है क्लास में किए थे, और इन्हीं को ही हमने वहाँ पे ध्यान में रखना था। अब चलो नेक्स्ट देखिए, अब डिटर्मिनेंट देख लो इसका, डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है मैट्रिक्स का, क्योंकि पता है हमें प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज के बराबर होता है। 3 2 ज़ 6 -2 4 आ गया, मतलब मल्टीप्लाई करके आइगन वैल्यूज़ को अल्फ़ा और बीटा की मल्टीप्लाई करके 4 आए। यहाँ पे देखिए 2 × 3 करके कितना आ गया 6, तो इट इज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो दो ऑप्शन तो हमने बाय शॉर्टकट ही रिमूव कर दिया। अब बड़ा ईजी है कि हम एक आइगन वैल्यू लेंगे, क्योंकि ये दोनों ऑप्शन सेम है, एक आइगन वैल्यू लेंगे और एक आइगन वेक्टर निकालने की कोशिश करेंगे। तो हाउ टू फाइंड आउट द आइगन वेक्टर a माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल टू 0, ऐसे करके निकालते हैं। व्हाट इज a, 2 -1 -2 3 माइनस लैम्डा की वैल्यू पहले 1 रख लेते हैं, 1 I 1 0 0 1 x इक्वल टू 0, 1 माइनस कर दो, 1 -1 -2 2 x और y इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गया x माइनस वाई इक्वल टू 0 -2x प्लस 2y इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू वाई आया, मतलब कि वेक्टर में x और y क्या होगा, सेम होगा, दैट इज़ कि 1, 1 इज़ द आइगन वेक्टर। तो यहाँ 1, -2 है, यहाँ 1, 1 है, सो ए ऑप्शन इज़ करेक्ट क्लियरली। सो ए ऑप्शन इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से जो हमने क्लास में जितने भी शॉर्टकट किए थे वो हमने अप्लाई किए इस क्वेश्चन में, और हमने इजीली इसको कर लिया। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32. Yes, next question is 33th question. The conjugate transpose of the matrix is, that is very easy. conjugate में क्या करना है, सारे का conjugate ले लो,
कॉन्जुगेट करेंगे तो आइटा के आगे वाले साइन चेंज हो जाएंगे। 3 + 5 आइटा, 2 - 4 आइटा, 6 - 7 आइटा, 1 - 8 आइटा। ये कॉन्जुगेट किया, अब इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। तो 3 + 5 आइटा, 2 - 4 आइटा, बस यहीं से ही वैसे कैंसिल हो जाएंगे। 3 + 5 आइटा है, ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं बन रहा। 3 + 5 आइटा सिर्फ सी ऑप्शन में ही बन रहा है, अदरवाइज ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, इनकरेक्ट। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ज़्यादा लिखने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। एंड इट इज़ द 33 क्वेश्चन ऑफ योर एग्जाम। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 33। Yes, next is the 34th question of your exam. Yeah, with the usual notations, the equation of osculating plane, normal plane, and rectifying plane, respectively, are. Yes, everybody. I want to share one picture with you to for a better discussion on this question. Just a minute. Let me share. I will share some pictures with you to for few of the questions so that कि आपके अच्छे से वो डिस्कस हो जाए. Just a minute, everybody. Yes, everybody. Look at this. हमें पता है कि यहाँ पे टेंजेंट प्लेन ऑस्कुलेटिंग प्लेन होते हैं जो विद द हेल्प ऑफ टेंजेंट वेक्टर, बाइनॉर्मल वेक्टर एंड नॉर्मल वेक्टर के हेल्प से बनते हैं। वही हम डिस्कस करने लगे हैं। जस्ट अ मिनट। Yes, everybody. Few of the result I will definitely share with you.
according to question will come. Yes, look at this question. Yes, now it is clear to you. देखिए ध्यान से, ये रहा हमारे पास टेंजेंट वेक्टर टी, इट इज़ द नॉर्मल वेक्टर एंड इट इज़ द बाइनॉर्मल वेक्टर। जो टेंजेंट और नॉर्मल वेक्टर के दोनों के परपेंडिकुलर है वो बाइनॉर्मल वेक्टर है। अगर आप देखें ऑस्कुलेटिंग प्लेन कौन सा है, जो टेंजेंट और नॉर्मल वेक्टर के साथ बने, तो बाइनॉर्मल इसके क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। तो ऑस्कुलेटिंग प्लेन और जो आपके पास बी बाइनॉर्मल है उनका डॉट प्रोडक्ट क्या रहने वाला है, ज़ीरो। तो ऑस्कुलेटिंग प्लस बी वेक्टर जो है वो आपको ज़ीरो देगा। तो लुक एट दिस क्वेश्चन। अगर आप ये क्वेश्चन देखें तो अगर आपका ये आर माइनस आर ऑस्कुलेटिंग प्लेन को जो उसके ऊपर दो पॉइंट्स है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पहला ऑस्कुलेटिंग है, तो वो बाइनॉर्मल के साथ ज़ीरो बनाएगा, बिल्कुल ज़ीरो बनाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब जो आपके पास ये नॉर्मल प्लेन है ये कैसे बना, इसमें बाइनॉर्मल और नॉर्मल दोनों ही इंक्लूडेड है, तो वो टेंजेंट वेक्टर के क्या हुआ, परपेंडिकुलर। तो नॉर्मल प्लेन की टेंजेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी, ज़ीरो। तो इन द नॉर्मल प्लेन टेंजेंट के साथ आपके पास क्या आएगी, डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो। और उसके बाद रेक्टिफाइंग प्लेन की नॉर्मल के साथ बी टी एन तीनों कवर हो गए हैं हमारे पास यहाँ पे। यस, तो यहाँ पे ए ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट है कि ऑस्कुलेटिंग प्लेन का बी के साथ, नॉर्मल वाले प्लेन का टी के साथ जो डॉट प्रोडक्ट है वो ज़ीरो होना चाहिए। यहाँ तो बी था, एन था, सॉरी एन आ गया तो ये गलत आ गया। यहाँ पे बी ही नहीं है, यहाँ पे बी था, टी पहले आ गया और वन वन है मोर ओवर यहाँ पे, गलत। सो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज 34th क्वेश्चन ऑफ योर एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 34 के बाद आ गया 35th। आई थिंक दिस क्वेश्चन वॉज आउट ऑफ 10 mock टेस्ट, आउट ऑफ 10, 10 के 10 मॉक टेस्ट में ये हर मॉक टेस्ट में 10 टाइम्स हमने रिपीट किया था सैरेट फेरेट फॉर्मूला। सैरेट फेरेट फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो है हमारे पेपर में आ गया अगर हम देखें। पर यहाँ पे रॉन्ग ऑप्शंस थी, वो मैं आपको बता दूँ। रॉन्ग ऑप्शंस थी यहाँ पे, जैसे टी का डेरिवेटिव यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, देखिए आर हमारा कर्व को रिप्रेजेंट करता है। आर किसको कर्व रिप्रेजेंट करता है, जस्ट अ मिनट एवरीबॉडी। आर डॉट किसको रिप्रेजेंट करता है, टेंजेंट वेक्टर को, है ना। तो टेंजेंट वेक्टर है, इसके बाद यस, जो आपके पास टी का डेरिवेटिव होता है वो आपके पास कप्पा एन होता है, और उसके बाद जो आपके पास बी बाई नॉर्मल का डेरिवेटिव होता है वो माइनस कप्पा टेंजेंट वेक्टर प्लस टाउ साथ में बी वेक्टर। नेक्स्ट आ गया आपके पास एन का डेरिवेटिव, एन का डेरिवेटिव, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने ये, टी टेंजेंट का डेरिवेटिव जो है दैट इज कप्पा एन, बिल्कुल ठीक। टी के बाद आएगा मेरे पास एन का डेरिवेटिव, यस एन का डेरिवेटिव करेंगे। टी के बाद एन के बाद बी को डिस्कस करेंगे, माइनस कप्पा टेंजेंट वेक्टर प्लस टॉर्शन बी बाइनॉर्मल वेक्टर। फिर आ गया मेरे पास बाइनॉर्मल वेक्टर का डेरिवेटिव माइनस टॉर्शन एन वेक्टर। ठीक है जी, अब इसको आप कंपेयर कीजिए, टी डैश कप्पा एन, कप्पा एन वाले तो दो ही हैं, ठीक है, ए ऑप्शन और डी ऑप्शन आर इनकरेक्ट। उसके बाद एन के डेरिवेटिव पे आ जाइए, माइनस कप्पा टाउ प्लस टाउ कप्पा टाउ और टॉर्शन बी वेक्टर। सी ऑप्शन देखिए ज़रा, एन का डेरिवेटिव माइनस के टी प्लस टाउ बी नहीं है तो सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट, और बी का डेरिवेटिव भी एन है जबकि वो टॉर्शन इंटू एन होता है तो इट इज़ इनकरेक्ट। अब यहाँ पे आ जाइए, एन का डेरिवेटिव टाउ बी माइनस के टी, बिल्कुल ठीक है, और पर बी का डेरिवेटिव माइनस एन नहीं, टॉर्शन इंटू एन होना चाहिए, तो इट इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट। सो इट वॉज, इस क्वेश्चन में ऑल ऑप्शंस वर रॉन्ग ऑप्शंस।
ऑल ऑप्शंस वर रॉन्ग ऑप्शंस। नेक्स्ट आ गया 36th क्वेश्चन। इन दिस फंक्शन इट इज़ अ डेंसिटी फंक्शन, देन द वैल्यू ऑफ सी निकालनी है हमने। जस्ट मिनट, देयर इज सम टाइपिंग मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन एंड इट इज़ द 36th क्वेश्चन। सी एक्स स्क्वायर नॉट ई, इट इज़ द सी एक्स स्क्वायर। अब ये कॉन्टीन्यूस का क्वेश्चन है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे 0 to 3 ऐसे इंटरवल है, तो 0 to 3 सी एक्स का स्क्वायर डी एक्स। हमें पता है कि अगर ये डेंसिटी फंक्शन है तो इसका सम हमारे पास 1 होगा, क्योंकि अदरवाइज तो 0 है, 1 होगा। तो सी बाहर रखा, एक्स क्यूब बाय 3, 0 to 3 इक्वल टू 1। सी बाय 3 27 माइनस 0 इक्वल टू 1। तो सी की वैल्यू आपके पास 1/9 आ गई। चेक करिए, दैट इज बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन ऑफ द 36th क्वेश्चन। 36 का हमारे पास आ रहा है बी ऑप्शन। यस, नेक्स्ट आ गया 37th क्वेश्चन। ये भी सेम क्वेश्चन है। इन द डेंसिटी फंक्शन गिवन बाय दिस देन द एक्सपेक्टेशन ई एक्स क्या होगा। ई एक्स का हमें ऑलरेडी फॉर्मूला आता है। यहाँ पे भी कॉन्टीन्यूस रैंडम वेरिएबल है, तो 0 to 2 एक्सपेक्टेशन में एक्स एफ एक्स डी एक्स होता है। ठीक है जी, तो 0 to 2 एक्स फंक्शन क्या है, एक्स बाय 2 डी एक्स। 1/2 एक्स स्क्वायर है, तो एक्स क्यूब बाय 3, 0 to 2 1/6 हो गया। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया, 8 माइनस 0। 8/6 कितना हुआ मेरा, 4/3। दैट इज द डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, देयर वर सम क्वेश्चंस जो रिजल्ट बेस्ड है आगे और प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। सो इन द लास्ट डी ऑप्शन वाज करेक्ट। नाउ मूव टू द दैट इज 38th क्वेश्चन। 38 क्वेश्चन में ये ना, यहाँ पे स्टैंडर्ड रिजल्ट है बच्चे, जो हमें पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी में, कि अगर हमें म्यू मीन दे रखा है, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर दे रखा है विच आर फाइनाइट, और अगर एप्सिलॉन हमारे पास कोई भी पॉजिटिव नंबर है, तो इट इज़ द डायरेक्ट रिजल्ट कि उसकी जो प्रोबेबिलिटी है एक्स में से जब मैं मीन माइनस करूँ तो वो उस नंबर से ग्रेटर रहे, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी रहती है, सिग्मा स्क्वायर ओवर द एप्सिलॉन का स्क्वायर। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। डायरेक्ट रिजल्ट था ये प्रोबेबिलिटी का। सो इन द 38th क्वेश्चन ए ऑप्शन वाज करेक्ट। सेम विद दिस, ये भी डायरेक्ट आया हुआ था। स्टूडेंट से डिस्ट्रीब्यूशन था, तो कौन सा इसमें से विद वी इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और डेंसिटी फंक्शन उसका क्या होगा। जैसे हम डेंसिटी फंक्शन याद करके जाते हैं ना बाइनोमियल के केस में, या काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह हो गया, उसके हम डायरेक्ट जो है ये रैंडम वेरिएबल याद करके जाते हैं। सेम हियर ऑल्सो, ये आपका पास 39th क्वेश्चन है, और यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो इसका डेंसिटी फंक्शन है, कि ये गामा ऑफ वी प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 गामा ऑफ वी सिग्मा गामा ऑफ वी बाई 2 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पे नेगेटिव का साइन होता है, जो कि इन दो केसेस में नहीं था। तो ओके एवरीबडी, सी ऑप्शन वाज द राइट ऑप्शन। ये जो था लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन था हमारे पास। येस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज 40th क्वेश्चन ऑफ योर एग्जाम। If x and y are the two continuous random variable, then covariance x and y are given by। covariance का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है covariance of x, y का। it was again the question related to the, we can say कि जिसको रिजल्ट याद थे, x, y expectation minus expectation of x and expectation of y. So D option is the right option of the 40th question. D option. 41st question. If x a b c which of following is not the topology, ये हमने बताना है कि not the topology हमारे पास कौन है, and it is the 41st question. Yes, देखिए एक एक करके। टोपोलॉजी में हमें क्या देखना होता है कि यूनियन उसी के अंदर बैठा हो, इंटरसेक्शन उसी के अंदर बैठा हो, फाइनाइट इंटरसेक्शन आर्बिट्रेरी यूनियन उसी के अंदर बैठा हो। चलो देखते हैं।
जैसे एक्स फाई ए है, फाई और ए की यूनियन करो, ए यहीं पे बैठा है, फाई और एक्स की यूनियन इसी के अंदर बैठी है, इंटरसेक्शन करके देखो एक्स और ए की यूनियन, इंटरसेक्शन ए है वो यहीं पे बैठा है, तो ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, इट इज़ द टोपोलॉजी। अब यहाँ पे देखिए ए और बी की यूनियन ए बी यहाँ पे बैठा है, ए और इसकी इंटरसेक्शन बी और इसकी इंटरसेक्शन, सब कुछ इंटरसेक्शन और यूनियन यहाँ पे है, सो इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ए और बी की यूनियन, ए और बी की यूनियन यहाँ पे नहीं बैठी है, ध्यान से देखिए। सो 41st क्वेश्चन इट इज़, आई थिंक, यस, ए और बी की यूनियन यहाँ पे नहीं बैठी इसी के अंदर, सो इट इज़ इनकरेक्ट। अब यहाँ पे देखिए ए और बी की यूनियन यहीं पे बैठी है, बी और सी की यूनियन, ए और सी की यूनियन, इंटरसेक्शन तो इन सब का यहाँ पे बैठा ही है, सो इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, नॉट अ टोपोलॉजी इज द सी ऑप्शन इज करेक्ट। 38th का सी ऑप्शन आ रहा है मेरे पास, 41st क्वेश्चन का सी। नेक्स्ट इज द 42th क्वेश्चन ऑफ योर एग्जाम। ड्राइव्ड सेट हमने निकालना है, ड्राइव्ड सेट ऑफ सी डी ई। ड्राइव्ड सेट किसको कहते हैं कि सेट ऑफ लिमिट पॉइंट निकालने हैं हमने ए डैश, और ए मेरे पास क्या दे रखा है, सी डी ई। ड्राइव्ड सेट के लिए हमें क्या देखना होता है कि जो हम एक पॉइंट पिक कर रहे हैं, चाहे वो इसके अंदर है चाहे इसके बाहर है, उसका जो नेबरहुड है, अगर हम कोई एक्स लें और जो नेबरहुड ऑफ एक्स है उसका ए के साथ इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू फाइव आना चाहिए, ठीक है जी। जैसे सबसे हम पहले सी चेक करते हैं इस सेट के लिए, सी का नेबरहुड देखो क्या है, सी का नेबरहुड ए सी डी भी हो सकता है, ए बी सी डी भी हो सकता है, ये दोनों नेबरहुड है या एक्स है। इन तीनों की इंटरसेक्शन सी डी ई के साथ देखो एम्प्टी आ रही है या नहीं आ रही, सी डी ई इसके साथ आ रही है, सी डी ई की इसके साथ नॉन एम्प्टी है, सी डी ई की इसके साथ नॉन एम्प्टी है, इसके साथ भी नॉन एम्प्टी है, तो यस सी जो है ड्राइव सेट देखना है हमने इसका। जस्ट अ मिनट एवरीबॉडी, आई थिंक इट इज़ द 42th क्वेश्चन, लेट मी चेक कि एग्जाम का 42th क्वेश्चन ही है या नहीं। 42 ड्राइव सेट, राइट। ड्राइव सेट नॉट इक्वल टू फाइव आना चाहिए हमारे पास। पहले मैंने सी को चेक किया, तो जो सी है, सी का जो नेबरहुड है उसकी ए के साथ इंटरसेक्शन फाइव आनी चाहिए, तो ये थ्री पॉसिबल थे और उसका ए के साथ इंटरसेक्शन फाइव आ रहा है, तो सी रहेगा, सी आएगा। डी चेक करते हैं, डी का कोई नेबरहुड, यस डी का नेबरहुड देखो यहाँ पे, पहले मैं इसको इरेज कर दूँ सो दैट कि हमें कन्फ्यूज़न ना रहे कि किसको देखना है। यस, डी का नेबरहुड एक्स रहेगा, डी का नेबरहुड ये रहेगा, डी का नेबरहुड ये रहेगा, बस। अब इन तीनों का सी डी ई के साथ देखो इंटरसेक्शन नॉन इक्वल टू फाइव आ रहा है, इसके साथ भी आ रहा है, इसके साथ भी आ रहा है, सी डी कॉमन, सी डी कॉमन, तो डी भी है जो वो आपके पास लिमिट पॉइंट है। नेक्स्ट चेक करो ई, ई का कोई नेबरहुड देखो, पहले इसको इरेज करें, ई का नेबरहुड देखो, ई के नेबरहुड चेक करते हैं क्या है, ई के नेबरहुड सिर्फ ये और एक्स ई के नेबरहुड है। अब उसकी सी डी ई के साथ इंटरसेक्शन इसके साथ तो फाइव आ रही है, सी डी ई, सी डी ई सिर्फ ई ही इसमें कॉमन है, तो ई आ रहा है नॉट इक्वल टू फाइव, तो इट इज़ द हमारे पास ड्राइव सेट में आएगा। अब सी डी ई के बिना और चेक करो, ए और बी को चेक करो, ए को चेक करते हैं, ए का नेबरहुड मेरे पास क्या रहेगा, लेट अस चेक, ए का नेबरहुड है ए बी, ऐसे तो सभी बन रहे हैं हमारे पास। जस्ट अ मिनट एवरीबॉडी, गिव मी अ सेकेंड।
नॉट इक्वल टू यहाँ पे 5 भी होना चाहिए, और जो कॉमन है वो अदर देन एक्स आना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा हमने डेफिनेशन में मिस्टेक कर ली, अदर देन एक्स इंटरसेक्शन आनी चाहिए, अदर देन एक्स। अब अगर मैं सी को चेक करूँ तो सी के नेबरहुड सी डी ई, इसको छोड़िए, सी डी ई ये और एक एक्स था, इसका इसके साथ इंटरसेक्शन क्या आएगा, सी डी, ठीक है, दो आ रहे हैं कॉमन पॉइंट, सी डी आ रहे हैं, इसका भी आएगा, तो सी तो बनेगा, राइट। डी को चेक करते हैं, डी के मेरे पास नेबरहुड क्या थे यहाँ पे, लेट मी मार्क, डी के नेबरहुड मेरे पास क्या है, ये डी का नेबरहुड ये, और एक ये, इसका इसके साथ कॉमन देखो, सी डी कॉमन है, दो आ गए पॉइंट, सी डी कॉमन है, दो पॉइंट आ गए, एक्स के साथ तो आ ही जाएंगे। नेक्स्ट वी विल चेक ई, ई को चेक करते हैं, ई के देखिए नेबरहुड क्या आएंगे मेरे पास, ई के मेरे पास आएंगे, ई के नेबरहुड ये और ये, एवरी नेबरहुड चेक करना है, और सी डी ई का ए बी ई के साथ सिर्फ और सिर्फ ई ही कॉमन आ रहा है, तो ई नहीं बनेगा, अदर देन ई कॉमन आना चाहिए था, तो सी और डी आ गया, ई तो नहीं होगा, ई नहीं है तो डी ऑप्शन कैंसिल, अकेला ए, सी डी कहाँ गए फिर, सी डी ये रहा, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आएगा। एक बार ए भी चेक कर लेते हैं कि ए बन रहा है या नहीं बन रहा है, ए का नेबरहुड चेक करते हैं, ए का नेबरहुड हमारे पास क्या आएगा, ए का नेबरहुड हमारे पास क्या है, ए इट सेल्फ ए बी, ए सी डी, ए बी सी डी, ए बी ई और फाइव, एवरी नेबरहुड चेक करना है, इसका ए के साथ जो इंटरसेक्शन है वो 5 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 5 और अदर देन ए आना चाहिए था, तो इट इज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे भी ए है, इट इज़ इनकरेक्ट, सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द 42th क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ अगेन रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन, पता भी लग रहा है, सी इज़ द कनेक्टेड सबस्पेस ऑफ द टोपोलॉजी, और एक एक्स का सेपरेशन है, मतलब कि आपके पास एक एक्स स्पेस है और वो ए, उसका ए और बी उसको अलग अलग, उसके दो अलग अलग सेपरेशन में आ रहे हैं, ठीक है। जैसे आप इसी की एग्जांपल ले लीजिए, ये वाला साइन 1/x का ग्राफ, और साथ में ले लीजिए आप 0 ओनली, तो ये दो जो स्पेसिस हैं, साइन 1/x यूनियन ज़ीरो, तो ये पूरी स्पेस के दो सेपरेशन है ये, पर उसने क्या कहा, सी मेरे पास कनेक्टेड सबसेट है, तो बताओ क्या होगा, ऑब्वियसली ये अगर दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है और सी हमारा एक्स का कनेक्टेड सबसेट है, तो दोनों पार्ट्स में तो सी जा नहीं सकता, तो वो एक में ही जाएगा, या तो इस पोर्शन में जाएगा या इस पोर्शन में जाएगा, तो या तो सी ए के अंदर कंटेंट होगा और वो बी के अंदर कंटेंट होगा, दोनों नहीं आ सकते, ए नहीं आ सकता, सी ए के अंदर भी हो बी के अंदर भी हो, तो सी या तो ए के अंदर होगा और वो बी के अंदर होगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द 43rd क्वेश्चन ऑफ योर एग्जाम, 43rd क्वेश्चन ऑफ योर एग्जाम, तो 43rd का हमारे पास बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 44th, इट वॉज अगेन रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन था जो मेरा 44th क्वेश्चन था, देखिए आई ऑफ ए किसको डिनोट कर रहा है, इंटीरियर को, सी ऑफ ए क्लोजर को, तो क्या होगा, इंटीरियर ऑफ ए यूनियन बी इज इंटीरियर ऑफ ए इंटीरियर ऑफ बी, गलत, ये ऑप्शन गलत है, एक्चुअली ए यूनियन बी का जो इंटीरियर है, इट कंटेन्स ए का इंटीरियर यूनियन बी का इंटीरियर, और जो क्लोजर है ए यूनियन बी का क्लोजर, इट इज़ कंटेन्ड इन ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर, तो दोनों ऑप्शन गलत हो गए। यस, ए के इंटीरियर का अगर मैं इंटीरियर निकालूं तो ए का इंटीरियर आता है, ना कि ए आता है, तो इट इज़ इनकरेक्ट एंड इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन हियर। ये क्या कह रहा है अगर आप इसको देखें, ए इंटरसेक्शन बी का क्लोजर का इंटीरियर क्या होगा आपके पास, कि ए, यस, ए के क्लोजर का इंटीरियर इंटरसेक्शन बी के क्लोजर का इंटीरियर, इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, सो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तीन तो पहले ही हमने डिस्कार्ड कर दिए थे, एंड इट इज़ द 44th क्वेश्चन ऑफ योर एग्जाम।
44th का हमारे पास क्या आएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज द 45th क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट के बारे में पूछ रहा है। दिस क्वेश्चन वॉज टोटली डिस्कस इन द MCQ जो हमने मॉक टेस्ट किए थे 10 उसमें किया था। एवरी सबसेट ऑफ कॉम्पैक्ट सब स्पेस इज कॉम्पैक्ट, नहीं जी, आप यही ले लो 1,2, इसके अंदर आप ले लो 1,2, ये कॉम्पैक्ट है पर इसकी जो सब स्पेस है, सबसेट है, वो कॉम्पैक्ट नहीं है, सो इट इज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन, इट इज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन। बाकी देखिए कॉन्टिन्यूस इमेज ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट, स्टैंडर्ड रिजल्ट था, क्लास में डिस्कस किया था। एवरी क्लोज सबसेट ऑफ कॉम्पैक्ट सेट इज कॉम्पैक्ट, बिल्कुल। अगर कोई कॉम्पैक्ट का सब स्पेस का कॉम्पैक्ट है तो वो इटसेल्फ क्लोज होगा, बिल्कुल, बहुत बार कराया था MCQ मॉक टेस्ट में। कॉन्टिन्यूस इमेज ऑफ कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड, स्टैंडर्ड रिजल्ट था, मेनी टाइम्स डिस्कस्ड इन द क्लास and mock test as well. So A option is the correct option of the 45th question of your exam. 46th question देखिए, 43rd question 46th question of your exam। आपको X, आपको A B C तीन आपको क्या दे रखे हैं, एलिमेंट्स आपके स्पेस में दे रखे हैं। 46th क्वेश्चन, और टोपोलॉजी आपको X फाई A और B C दे रखा है, तो विच इज़ रेगुलर नॉट रेगुलर ये हमें बताना है इन द 46th क्वेश्चन। जैसे कि देखिए, यस एवरीबडी, पहले हमें रेगुलर T1 स्पेस, रेगुलर नॉट T1, ये सब कुछ पूछा है, रेगुलर की बात हो रही है। यस, पहले हम आ जाएं, अगर T1 स्पेस पे आ जाएं, तो T1 स्पेस क्या कहती है कि अगर आपके पास दो एलिमेंट नॉट इक्वल हैं, एक एलिमेंट आपके पास X है, एक एलिमेंट आपके पास Y है, तो आपको X का एक नेबरहुड मिल जाएगा G, पर Y G के अंदर ना बैठा हो। एंड वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, सिमिलरली X के कोरस्पॉन्डिंग आपको और Y के कोरस्पॉन्डिंग आपको मिल जाएगा कोई H, कि जो X है वो H के अंदर ना बैठा हो। ठीक है एवरीबडी, सो इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ T1 स्पेस। ओके, अब थोड़ा लेबोरियस काम है, करना पड़ेगा, एग्ज़ाम में आपको एक बार आगे बढ़ जाना चाहिए था इस क्वेश्चन के लिए। चलो देखते हैं, कोई भी 2 पॉइंट लीजिए, A नॉट इक्वल टू B, 2 पॉइंट है, A का कोई नेबरहुड ढूंढिए आप, एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट की बात है। अगर मैं A का नेबरहुड ले लूँ A, तो क्लियरली जो B है वो इसके अंदर नहीं है ना, ठीक है, एक तो हो गया। अब B का कोई नेबरहुड ढूंढिए, यहाँ नेबरहुड यहीं से ढूंढना पड़ेगा, BC, और A इसके अंदर नहीं है, ठीक है जी, तो A और B के लिए तो ठीक हो गया। नेक्स्ट उठाओ B और C, B और C के लिए भी हमें ये काम करना पड़ेगा, कोई भी 2 पॉइंट उठा के देखने पड़ेंगे। A और B का हो गया, नेक्स्ट आ गया B नॉट इक्वल टू C। B का कोई नेबरहुड देखिए, B का नेबरहुड BC, पर देखिए C इसके अंदर चला गया। हमें तो कोई ऐसा एक नेबरहुड मिल जाना चाहिए था कि दूसरा एलिमेंट उसके अंदर ना जाए, और B का नेबरहुड या तो BC मिल रहा है या X मिल रहा है, और दोनों के अंदर C जा रहा है, तो इट इज़ नॉट T1 स्पेस। यहाँ पे T1 स्पेस है तो गलत हो गया, यहाँ पे T1 स्पेस है, गलत हो गया। नाउ वी लेफ्ट विद B एंड D ऑप्शन। अब नेक्स्ट हमने चेक करना है कि रेगुलर स्पेस है कि नहीं है। नाउ कम टू द नेक्स्ट डेफिनेशन कि व्हाट इज़ द रेगुलर स्पेस। यस, रेगुलर स्पेस हमारे पास क्या कहती है कि अगर आपके पास F1 F2 दो क्लोज्ड सेट हैं, तो आपको F1 के लिए एक ओपन सेट G1 और F2 के लिए एक सेट G2 मिल जाना चाहिए, ठीक है जी। तो क्लोज सेट देखिए सबसे पहले, तो अगर A आपके पास ओपन है, A ओपन है क्योंकि वो टोपोलॉजी का मेंबर है, तो क्लोज सेट क्या आ जाएगा, A का उल्टा क्या होता है, BC, पर BC इज अगेन ओपन, तो इट इज़ नॉट क्लोज सेट, है ना, इसका क्लोज सेट हमें नहीं मिला।
तो ए का उल्टा जो था वो भी क्लोज सेट नहीं है, बी सी का उल्टा है वो भी क्लोज सेट नहीं है, तो यहाँ पे ये ओपन भी है और क्लोज भी है। चलो बी सी ले लेते हैं एक बार, इट इज़ अ क्लोज सेट, बी सी इज़ द क्लोज सेट। बी सी यहाँ पे मेरे पास ओपन सेट है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ए क्लोज सेट, यही है मेरे पास। और फाइव का उल्टा एक्स, एक्स का उल्टा फाइव, ये चारों मेरे पास क्या है, अब क्लोज सेट है। अगर मैं कोई भी दो क्लोज सेट उठाऊँ, यस, बी और सी, मैंने दो क्लोज्ड सेट उठाए, बी और सी और अकेला ए, क्या मुझे इनके लिए ओपन सेट मिल जाएंगे जिनके आपस में इंटरसेक्शन क्या हो, फाइव हो? यस, बी सी के लिए ओपन सेट ढूंढो जिसके अंदर ये बैठा हो। बी सी देखिए, बी सी के अंदर ही तो बैठा है, क्योंकि मुझे इसके लिए एक ओपन सेट चाहिए था, बी सी इट सेल्फ इज ओपन सेट। और ए के लिए मुझे ए के अंदर ही बैठा है, इट इज़ अगेन ओपन सेट। तो दोनों के लिए मुझे एक एक ओपन सेट मिल गया, सो दैट कि उनके आपस में इंटरसेक्शन नॉट फाइव, फाइव है, बी और सी आपस में इंटरसेक्शन फाइव है। ठीक है जी, अब इसके लिए हमने चेक कर लिया बी सी और ए के लिए। अब नेक्स्ट चेक करते हैं। अब बी सी के साथ आप कर लो एक्स को, एक्स के लिए आपको एक्स मिल जाएगा, बी सी के लिए आपको बी सी मिल जाएगा, पर दोनों की आपस में इंटरसेक्शन, जस्ट मिनट, रेगुलर स्पेस, जस्ट मिनट एवरीबॉडी, मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी। रेगुलर स्पेस में हमारे पास एक क्लोज सेट होता है, नॉर्मल में दो क्लोज सेट होते हैं, एक क्लोज सेट और एक पॉइंट पी लेना है। फॉर एवरी क्लोज सेट F1 आपको कोई इसके कोरस्पॉन्डिंग G1 मिल जाना चाहिए नेबरहुड, और P के लिए भी आपको कोई नेबरहुड पॉइंट मिल जाना चाहिए G2, और उनकी आपस में इंटरसेक्शन क्या हो, 5। सबसे पहले क्लोज सेट देखते हैं, वही दोबारा से क्लोज सेट होंगे बी सी, ए ओनली, एक्स ओनली एंड 5 ओनली। और जो P है वो F1 के अंदर, इस क्लोज सेट के अंदर नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आपने एक क्लोज सेट पहले लिया बी सी आपने क्लोज सेट लिया, और जो ए है वो इसके अंदर नहीं बैठा, ए नॉट बिलोंग्स टू बी सी। ठीक है, दोनों के लिए आपको नेबरहुड ढूंढना है, इसके लिए बी सी रह जाएगा, इसके लिए ए रह जाएगा, और दोनों के इंटरसेक्शन आपस में क्या है, नेक्स्ट देखिए, बी सी क्लोज सेट के लिए तो हो गया, अगला क्लोज सेट देखते हैं। नेक्स्ट क्लोज सेट अगर मैं ए ले लूँ, तो ए के साथ मुझे क्या कोई पॉइंट मिलेगा जो इसके अंदर बिलोंग ना करे? तो कोई और पॉइंट ऐसा है ही नहीं ए को छोड़ के जो इसके अंदर बिलोंग ना करे। ए के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे पॉइंट लेना जो इसको बिलोंग ना करे, बी भी हो सकता है वो पॉइंट सी भी हो सकता है। ए को कंटेन करने वाला ओपन ए हो गया, बी को कंटेन करने वाला बी सी हो गया, यहाँ पे भी सी को कंटेन करने वाला बी सी हो गया, और देखिए इनकी आपस में जो इंटरसेक्शन है ना वो 5 है। ठीक है जी, तो ये भी होल्ड कर गया। अब ए के बिना एक एक्स क्लोज्ड सेट रह गया मेरे पास, लास्ट वन इज द एक्स। लास्ट वन इज द क्लोज सेट एक्स, एक्स मेरा क्लोज सेट है। अब आपको कोई पॉइंट उठाना है जो एक्स के अंदर ना बैठा हो, एक्स में तो सारे पॉइंट आ गए, तो इस केस को हम लेंगे। सो क्लियरली इट इज़ द रेगुलर स्पेस, जो अभी हमने चेक किया कि क्लोज सेट ले लेके देखे दूसरा पॉइंट उसमें बिलोंग नहीं कर रहा था, और उसके लिए नॉन ओवरलैपिंग मुझे क्या मिलनी चाहिए, ओपन सेट। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द 46th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू की बात हो रही है, वेरी सिंपल क्वेश्चन इट वॉज। हमें पता है एक चार्ट आपको बार बार मॉक टेस्ट में डिस्कस करवाया था, नॉर्मल स्पेस इज रेगुलर,
रेगुलर, implied T2, implied T1, implied T0। T1 के साथ अगर रेगुलर लगा दूँ तो वो T3 बन जाता है, और अगर यहाँ पे नॉर्मल लगा दूँ कंडीशन तो वो T4 में कन्वर्ट हो जाता है। एवरी होस्ट ऑफ कौन सी होती है आपके पास? T2 स्पेस। T2 स्पेस इज T1, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट ऑप्शन, इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एवरी T4 स्पेस इज T3। देखो T4 स्पेस क्या है? जो नॉर्मल प्लस T2 हो, नॉर्मल प्लस T2 आपके पास T4 स्पेस है। नॉर्मल इम्प्लाई रेगुलर, नॉर्मल इम्प्लाई रेगुलर, T2 इम्प्लाई T1, तो रेगुलर प्लस T1 T3 हो गया, तो T4 जो है वो T3 को इम्प्लाई करता है। इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट करेक्ट। एवरी रेगुलर स्पेस इज कम्प्लीटली रेगुलर नहीं, इसके लिए एक्स्ट्रा कंडीशन होती है। एवरी मेट्रिक स्पेस इज अ T4 स्पेस, yes everybody, it is the right option. So the last question was the 46 and it is the 47th question, that is C option is the correct option. It is not true, not true, so C option is the correct option. So in this video we have discussed 47 questions. In the next video we will discuss further questions up to 80. ठीक है जी, till that go through all these questions and we will discuss rest of the question in the next video. Thank you so much and good evening to all.